जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए नई वीडियो 5वें सेमेस्टर की जो बीए प्रोग्राम के हिस्ट्री का पेपर है उसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम देखेंगे। क्वेश्चन है क्या, 20वीं शताब्दी को वैश्विक इतिहास में किस प्रकार एक महत्वपूर्ण काल के रूप में देखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन ही है जो आपकी बुक है वो 20वीं शताब्दी पर आधारित है, तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, उसमें मोस्टली चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। तो इस क्वेश्चन को सही तरीके से प्रिपेयर करना अपना। ओके, तो शुरुआत करते हैं कि 20वीं शताब्दी का टाइम पीरियड है कहां से कहां तक। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो 1900 से लेके सन 2000 तक का जो टाइम पीरियड है उसे 20वीं शताब्दी का काल कहा जाता है। सन 1900 से लेके 2000 तक का जो टाइम पीरियड है उसे क्या कहते हैं हम, 20वीं शताब्दी का काल कहते हैं। तो 20वीं शताब्दी में ऐसी अनेक घटनाएं घटित हुई थी या फिर ऐसे अनेक चीजें हुई हैं जिनके कारण 20वीं शताब्दी को एक वैश्विक इतिहास के मोड़ पर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है, ना कि पहले की शताब्दी को, क्योंकि इसमें अनेक परिवर्तन और कुछ ऐसी क्रांतियां हुई जिनके कारण इसे ऐसा कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका हमारे को परिचय देना है कि 20वीं शताब्दी जो है सन 1900 से लेकर 2000 तक का जो समय काल था उसे 20वीं शताब्दी कहते हैं और इसमें अनेक घटनाएं घटित हुई थी जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर हम अब लाइन टू लाइन एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी वो हुई थी प्रथम महायुद्ध का होना। ये प्रथम तो बाद में आया, पहले इसे एक महायुद्ध की संज्ञा दी गई थी क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध हो गया था, तो बाद में आइडेंटिफाई करने के लिए पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध इसे डिवाइड कर दिया गया। नहीं तो उससे पहले इसे एक महायुद्ध कहा गया जिसके अंदर कुल 37 देशों ने भाग लिया मिलकर, और एक बहुत बड़ा महायुद्ध हुआ था जिसमें कि पूरे विश्व को एक तरह से तहस नहस करके रख दिया था। इसमें दो खेमे बटे थे, केंद्रीय शक्तियां अलग थीं और साथ ही साथ मित्र शक्तियां अलग थीं, और एक तरफ जर्मनी अपने शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर उभर रहा था, उसी समय पर ब्रिटेन एक शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर उभर रहा था। तो हम देखते हैं कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो कब से कब तक हुआ था, 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ था, जो पूरे विश्व ने देखा कि किस तरीके से एक महायुद्ध जैसी कल्पना देखने को मिली कि हाँ एक कोई महायुद्ध भी होता है जिसमें एक देश नहीं, दो देश नहीं, बल्कि कई सारे देश एक ही जगह पर इकट्ठा होकर लड़ रहे थे। ओके, दूसरा पॉइंट जो देखने को मिलता है हमारे को वो देखने को मिलता है रूसी क्रांति का होना, जिसे हम रूसी क्रांति भी कहते हैं, सोवियत क्रांति भी कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, समाजवादी क्रांति भी कहते हैं, लेनिन क्रांति, इसके अनेक नाम हैं। तो अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। और ये कब हुई थी, सन 1917 में हुई थी व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में, इसलिए इसे लेनिन क्रांति कहा जाता है। समाजवादी क्रांति इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये समाजवाद विचारधारा पर आधारित थी। इसके अलावा बोल्शेविक क्रांति इसलिए कहा जाता है, बोल्शेविक का मतलब होता है बहुमत। ओके, बोल्शेविक का मतलब होता है क्या, बहुमत पर आधारित। तो ये बहुमत पर आधारित क्रांति थी कि जिसमें कि जो हम कहें कि ऐसा नहीं है कि हाँ माइनॉरिटीज के द्वारा सपोर्ट किया गया था, बल्कि इसे मेजोरिटी के द्वारा सपोर्ट किया गया था उस देश में। और इस क्रांति का मकसद सिर्फ रूस तक होना साबित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य ये था कि पूरे विश्व में इस तरह की क्रांति हो और जो शोषण हो रहा है मजदूरों का उसको खत्म किया जा सके। तो ये कब हुई थी, सन 1917 में, और उसके द्वारा जार निकोलस के शासन को समाप्त कर दिया गया था। और साथ ही साथ बाद में धीरे धीरे इस क्रांति के माध्यम से एक कहा जाए तो एक कम्युनिस्ट पार्टी की शासन व्यवस्था शुरू हुई, और उसके बाद में धीरे धीरे एक तरह से वहां पर एक नई विचारधारा उभर कर आई जिसे हम साम्यवाद के नाम से जानते हैं। नहीं तो उससे पहले सिर्फ पूंजीवाद का विकास हुआ था, ये पूंजीवाद के विरोध में ये विचारधारा उभर कर सामने आई थी। उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट देखने को मिलता है हमारे को वो देखने को मिलता है क्या, दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध जिसे हम दूसरे महायुद्ध के तौर पर देखते हैं, ये सन 1939 से लेकर सन 1945 तक हुआ था। इसमें मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र दो भागों में देश डिवाइड थे। मित्र राष्ट्र में जो थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये सारे देश थे। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और साथ ही साथ अमेरिका भी यहाँ पे शामिल हो चुका था जो कि पहले विश्व युद्ध में नहीं था। तो ये सारे देश एक तरफ थे, जबकि जापान, जर्मनी, इटली ये ध्रुवी राष्ट्र में थे। तो ये जो युद्ध हुआ था विश्व युद्ध, ये विश्व युद्ध ऐसा विश्व युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इसे विश्व युद्ध इसलिए ज्यादा खतरनाक माना गया क्योंकि इसमें पहली बार परमाणु का भी इस्तेमाल कर दिया गया था इस विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध जो है उसका जो दर्द झेला पूरे विश्व ने वो एक अलग ही तौर पे देखा, क्योंकि ऐसी एक चीज उभर कर आई जिसको कभी पहले किसी व्यक्ति ने देखा ही नहीं था। उसके बाद में देखते हैं हम परमाणु का आविष्कार। तो जैसा मैंने अभी बताया पिछले पॉइंट में ही कि परमाणु की मार पहली बार झेली थी किसने, जापान ने, जिसपे 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को
अमेरिका के द्वारा गिर दिया गया था परमाणु को। तो परमाणु का आविष्कार किसने करा था? ओपेनहाइमर के द्वारा परमाणु का आविष्कार करा गया था। किस लिए किया गया था? सिर्फ एक एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, एक रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, एनर्जी उत्पन्न करने के लिए, जबकि उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो अमेरिका ने सन 1945 के जुलाई में बनाया था परमाणु, और सन अगस्त में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर थे जापान के जहां पर ये परमाणु गिर दिए गए थे, जिनके नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन। 15 किलोटन 21 किलोटन सिर्फ उस समय वजन था, आज के टाइम पे तो ये हजारों किलोटन के होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि अलग अलग देशों ने और ने कब कब बनाया था। तो जिसे कहा जाए कि उसके बाद ब्रिटेन ने 1952 में परमाणु बना लिया था, 1953 में जो है फ्रांस ने बना लिया था, 1964 में जो है उसके बाद चीन ने बना लिया था, 1998 में भारत और पाकिस्तान परमाणु संपन्न बन गए थे। उसके बाद इजराइल, ईरान जो है ये परमाणु संपन्न देश बने, और नॉर्थ कोरिया जिसने कि हाइड्रोजन बम तक सबसे पहले बना मारा। तो ये सारे देश हैं जिन्होंने एक परमाणु को अलग ही लेवल पे लेके चले गए और हाइड्रोजन की कल्पना तक लेके चले गए। हाइड्रोजन बम आज कई देशों के पास देखने को मिलता है, हमारे को परमाणु तो एक नॉर्मल सी बात है। उसके बाद में देखते हैं हम अंतरराष्ट्रीय संगठन का होना। जब इतनी सारी घटनाएं घटित हो रही थी, विश्व युद्ध जैसी चीजें हो रही थी, तो इनको रोकने के लिए हमारे को एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की जरूरत थी। तो पहले विश्व युद्ध के बाद एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ की संज्ञा देते हैं। सन 1920 में बनाई गई थी, 10 जनवरी सन 1920 को जो है राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई थी। किस लिए करी गई थी? ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो सके, लेकिन ये रोक नहीं पाए। जो राष्ट्र संघ था ये नहीं रोक पाया, तो इसी के उत्तराधिकारी के तौर पर बाद में सन 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को है जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना की गई। जो 51 मूल सदस्य थे इसके, 51वां पोलैंड था। भारत इसके अंदर जो है 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं जो है ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका और रूस। ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका और रूस, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। परमानेंट इन्हें मेंबरशिप दी गई है उसके अंदर, और साथ ही साथ 193 देश जो है इसके आम सभा में सदस्य हैं, और सभी के सभी 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं, जिसमें से कि एक ही वोट उनका माना जाता है। तो ये हमारी एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 को, जो आज भी एक तरह से तीसरा विश्व युद्ध जैसी कोई चीज हुई नहीं है, इसलिए अपने उद्देश्यों में पूरी तरीके से सफल रहा है। हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं शीत युद्ध का होना। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो एक विचारधारात्मक युद्ध था, ना कि हथियारों से लड़ा गया आमने सामने सीधे डायरेक्टली खून खराबे वाला युद्ध नहीं था। ये 2 महाशक्तियों के बीच लड़ा गया था सन 1945 से 1991 के बीच में। किस किस के बीच? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। अब आप कहोगे कि इन दोनों के बीच में क्यों लड़ा गया? तो इन दोनों के बीच में इसलिए लड़ा गया था कि दूसरा विश्व युद्ध सन 1945 में खत्म हुआ था, जब अमेरिका और सोवियत संघ ये 2 महाशक्तियां निकल कर आई थी। और आप बोलते हैं कि जैसे कि 2 दादा हो एक क्षेत्र में, या 2 बदमाश हो, तो उनमें लड़ाई होनी है कि हाँ भाई एक ही शक्तिशाली बचा होना चाहिए। तो वैसा ही कुछ हुआ यहाँ पर। तो सोवियत संघ और अमेरिका में इस चीज को लेकर होड़ थी कि एक महाशक्ति कौन बचेगी अकेली। तो उसको लेकर जो है विचारधात्मक युद्ध हुआ था, जिसमें कि पूंजीवाद का जो नेतृत्व कर रहा था वो अमेरिका कर रहा था, जबकि सोवियत संघ जो है साम्यवाद का नेतृत्व कर रहा था। इसमें 2 देशों के बीच की बात नहीं थी, ये एक ऐसी विचारधारात्मक लड़ाई थी जिसमें अपनी अपनी विचारधारा को फैलाने की कोशिश की जा रही थी। अमेरिका अपनी कोशिश कर रहा था, सोवियत संघ अपनी कोशिश कर रहा था, जिसमें बाद में है सोवियत संघ धराशायी हो जाता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, कुछ आंतरिक कारणों के कारण और कुछ उसकी गलतियों के कारण, कुछ उसकी नीतियों के कारण जो है असफल होता है, और वो पूरी तरीके से 15 गणराज्यों में बाद में टूट जाता है सन 1991 में, और उसका उत्तराधिकारी रूस को बना दिया जाता है। फिर एक अकेली महाशक्ति बचती है अमेरिका, जिसका अभी तक हम देखते हैं कि वर्चस्व देखने को मिलता है, हेगेमनी देखने को मिलती है। उसके बाद में चीन की क्रांति का होना। तो चीन की क्रांति सन 1949 में चीन में माओ के नेतृत्व में क्रांति हुई, जो कि किसके खिलाफ थी? एक साम्यवाद को स्थापित करने के लिए चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा एक शासन व्यवस्था को बनाया गया, और चीन एक गणतांत्रिक देश के तौर पर उभर कर आया। संन्यास सैन के जो 3 सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद, गणतंत्रवाद और समाजवाद, उनको पूरी तरीके से पुनः स्थापित करने का ये पहला चक्कर शुरू हुआ था यहाँ पर। और उसके बाद में देखते हैं हम उपनिवेशवाद की समाप्ति, कि 20वीं शताब्दी में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना मेरी मानना है वो है उपनिवेशवाद की समाप्ति। क्योंकि देशों के द्वारा जब देशों को गुलाम बनाया जाता था, वो बहुत ही ज्यादा एक तरह क्रूरता का व्यवहार हुआ करता था किसी देश के प्रति दूसरे देश का व्यवहार। जैसे कि भारत को गुलाम बनाया था किसने? ब्रिटेन ने।
तो ब्रिटेन का भारत एक उपनिवेश था और जो दुर्व्यवहार किया जाता था वहां के लोगों के साथ, अपने उपनिवेशों के साथ, जिस तरीके से उनके संसाधनों का दोहन किया जाता था, वो बहुत ही क्रूरतापूर्ण व्यवहार हुआ करता था, जो पूरी तरीके से अब खत्म हो गया था। जिसमें कि कई अनेक देश उभर कर आए, नए देश, जिसमें कि हम देखते हैं 1937 में म्यांमार आजाद हुआ, 1948 में एक तरह से श्रीलंका आजाद हुआ, 1949 में चीन आजाद हुआ, भारत पाकिस्तान 1947 में हुए। तो ऐसे अनेक देश सामने उभर कर आए जो पहले उपनिवेश हुआ करते थे। और कुछ एक तरह से यूरोपियन देश, कुछ अफ्रीकन और कुछ लैटिन अमेरिकन देश जो थे वो एक तरह से स्वतंत्र देश बने, आजाद हुए। और साथ ही साथ 1991 में भी एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये सारे देश सोवियत संघ से निकलकर आजाद हो गए थे। उसके बाद देखते हैं हम सैन्य गुटों का बनना। तो शीत युद्ध का दौर चल रहा था, उसी समय पर अनेक देशों के द्वारा सैन्य गुट भी बनाए जा रहे थे। जैसे अमेरिका के द्वारा सीटो सेंटो नाटो बनाए गए। नाटो की स्थापना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में हुई थी। और उसके बाद में सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1954, सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1955, और साथ ही साथ उधर से सोवियत संघ के द्वारा वार्सा बनाया गया था इसका विरोध करने के लिए। तो अनेक सैन्य गुट बनाए जा रहे थे अपनी सेना को बढ़ाने के लिए। फिर है वैश्वीकरण का दौर, वैश्वीकरण का होना। तो वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, जो भौगोलिकरण या वैश्वीकरण जिसे हम कहते हैं, इसका दौर ये विश्व के लिए एक सौगात की तरह निकल कर आया है, जिसे कहते हैं हम कि पूरा विश्व का एक हो जाना। अगर हम कहें कि अपनी ग्लोबल सोच रखते हैं, हम एक तरह से भौगोलिक सोच रखते हैं जिसमें कि हम पूरे विश्व को एक देश समझे, तो पूरा विश्व अपने संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और एक देश के द्वारा दूसरे देश की मदद भी की जा सकती है इजीली, जो हम देख रहे हैं। और ऐसा हमने कई बार सामना भी किया। जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक आई थी, उस समय पर कोरोना महामारी के समय क्या था, वैश्वीकरण ही एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट देख सकते हैं। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो शायद कोरोना पेंडेमिक फैलती भी नहीं। लेकिन अगर उसी तरीके दूसरी तरीके से हम देखें, अगर कोरोना पेंडेमिक आ गई तो उससे निपटने में भी वैश्वीकरण ने हेल्प करी, क्योंकि सारे देशों ने आपस में एक दूसरे का सहयोग करा। जो सहयोग हो सकता था वो जो सहयोग मिला, उसके बाद में हमने उस महामारी से छुटकारा पाया, पूरे विश्व को एक निजात मिली उससे। तो ये इस तरीके से आपको 20वीं शताब्दी की जो प्रमुख घटनाएं थी उनको खोल देना। ये 10 पॉइंट है इंपोर्टेंट, इन पॉइंट्स को याद कर लेना और इसके एक बार इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना सही तरीके से पेपर से पहले, तो इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे, इस क्वेश्चन को इजीली नंबर मिल जाएंगे आपको। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।